नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम अपनी इस क्लास में महासागर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके आते हैं, जैसे कि एक महासागरीय नीतल के बारे में आता है ना। महासागरीय नीतल के बारे में आता है, यानी कि कई बार जब आप अंदर की ओर जाओगे तो उसकी आकृति के बारे में सवाल पूछा जाता है, और महासागरीय लवणता के बारे में सवाल पूछा जाता है, और तीसरा है जलधारा। ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जहां से महासागरों से अक्सर करके सवाल पूछा ही पूछा जाता है ना। ये तीन ऐसे टॉपिक हैं, और आइए अब हम लोग इसी तीन ऐसे टॉपिक पर पहले तो हम लोग बात करेंगे। तो ये महासागरीय लवणता है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आइए एक हेडिंग दीजिए स्टूडेंट्स, महासागरीय नीतल। कभी आपने सोचा है कि महासागरीय नीतल यानी महासागरों के नीचे भी कुछ आकृति होती है? कभी सोचा है आपने? तो ये जान लीजिए कि महासागर के नीचे भी कहीं कहीं उच्चावच और तरह तरह की हमें आकृति देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए। तो ये है महासागरीय मग्न तट, फिर महासागरीय मग्न ढाल, ये महासागरीय मैदान, ये ट्रेंच है। ये हमारे महासागरों के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है। ये और ये अक्सर कई बार आयोग की परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आता है कि आपका कौन सा गहराई के आधार पे क्रम लगाने के लिए, और ये एक बार पीसीएस के मेंस ज्योग्राफी ऑप्शनल में सवाल पूछ दिया था कि गहराई के आधार पर बता दीजिए। तो गहराई के आधार पे अगर मैं इस पर बात करूं स्टूडेंट्स, तो गहराई के आधार पर इस पर मैं बात करूं तो सबसे कम है ना छिछला अगर हम देखें तो ये है आपका महाद्वीपीय मग्न तट, कहते हैं इसे महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। ये छिछला होता है, ये ध्यान रखिए। और इस वाला जो है ये महाद्वीपीय मग्न ढाल के नाम से जाना जाता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल के नाम से जाना जाता है। और ये है महासागरीय मैदान के नाम से जाना जाता है, गहरे महासागरीय मैदान, गहरे महासागरीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये महासागरीय गर्त है, ये ट्रेंच जिसे कहते हैं, जो कि सबसे गहरा होता है। तो देखो, सबसे कम गहरा ये, फिर इससे ज्यादा गहरा ये है, फिर उससे ज्यादा गहरा गहराई में हमें ये देखने को मिलता है, और सबसे गहरा हमें ट्रेंच देखने को मिलता है। तो ये है महासागरीय नीतल। महासागरों के अंदर इस तरह की हमें क्या देखने को मिलता है? तो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है या संरचना देखने को मिलता है। महासागर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो जो आपका महासागर है वो पूरे 5 हैं, है ना। महासागर कितने हैं ये भी ध्यान रखिएगा, महासागर 5 है। महासागर की जो संख्या है, क्योंकि जब महासागर पढ़ने जा रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन। तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है, यानी पैसिफिक ओशियन है ना, प्रशांत महासागर। इसके बाद अगर देखा जाए तो अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक महासागर है। फिर तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखोगे तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर के बाद हिंद महासागर का नंबर आता है ना। फिर आपका किसका आएगा? तो दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिका महासागर, दक्षिणी महासागर, और ऊपर आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पूरे 5 आपके महासागर हमें देखने को मिलता है। जलधारा हमें किसकी पढ़नी होती है? केवल 3 की, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इन 3 महासागरों की हमें है ना देखना पड़ता है। अब आइए देख लेते हैं, महासागरीय लवणता से सवाल पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। महासागरीय लवणता पर अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी लवण हमें महासागरों में देखने को मिलती है? तो पहला सोडियम क्लोराइड हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा महासागरों में जो लवणता है वो कौन है? सोडियम क्लोराइड है।
दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरे नंबर पे आता है। तो सबसे ज्यादा आपका कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। दूसरे नंबर पे आपका क्या है? तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरे नंबर पे आपका मैग्नीशियम सल्फेट है ना, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सल्फेट है, ये ध्यान रखिएगा। और चौथा आपका कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट के बाद कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट है। तो कैल्शियम सल्फेट, ये सब क्या है? तो ये सभी आपके लवण हैं जो आपके महासागरों के जल में हमें देखने को मिलता है। अब सवाल ये बनेगा कि सबसे अधिक लवण झील कौन सा है, क्या है? तो सीधे हम लिखेंगे कि सबसे अधिक लवणता किसकी है, और यहां से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे अधिक लवणता अगर हम देखें तो सबसे अधिक वान झील की है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तुर्की में हमें देखने को मिलेगा। फिर दूसरी आपका देखा जाए तो मृत सागर में हमें लवणता देखने को मिलेगा, जो कि जॉर्डन और फिलीपींस है ना, क्या है? आपका इजराइल है ना, इजराइल। तो ये आप देख सकते हो। तीसरी अगर लवणता देखा जाए तो ग्रेट लेक है, नहीं ग्रेट लेक नहीं, ग्रेट साल्ट लेक है, ग्रेट साल्ट लेक है, ग्रेट साल्ट लेक है, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो ग्रेट साल्ट लेक हमें यूएसए में देखने को मिलेगा। तो ये सब अत्यधिक लवण वाले झील हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद लाल सागर, फिर भूमध्य सागर, इसके बाद लाल सागर का देखने को मिलेगा। तो इसमें फिर लाल सागर के बाद जो लवणता है आपकी भूमध्य सागर, फिर कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर की लवणता है। तो जब जब कोई नदियां ज्यादा गिरती हैं तो उसकी लवणता कम होती जाती है। अब जैसे कि कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर ये एक झील है, सागर नहीं है ना, चूंकि लैंड लॉक्ड है ना, सागर का मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं महासागरों से जुड़ाव होना चाहिए। कैस्पियन सागर पूरे 5 देशों से घिरा हुआ है। चूंकि आकार में ये बड़ा है तो इस वजह से हम इसे कैस्पियन सागर बोलते हैं, कैस्पियन झील नहीं बोलते। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब सबसे अधिक लवण वाले सागर, महासागर हमें देखने को मिलते हैं। अब आता है महासागरीय जलधारा। सबसे पहले महासागरीय जलधारा को प्रभावित करने वाला सवाल पूछा जाता है कि सागरीय या महासागरीय जलधाराओं को, महासागरीय जलधारा को प्रभावित करने वाले कारक, धारा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये सवाल पूछा जाएगा। तो आखिर में इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो सबसे पहले पृथ्वी की घूर्णन की वजह से कोरियालिस बल, और कोरियोलिस बल से ये अपने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। दूसरी है आपकी प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें का मतलब है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवी पवनें। इससे भी महासागरों में है ना जलधारा उत्पन्न होती है। और आपका सागरीय तापमान की वजह से वाष्पीकरण होता है। तो ये सभी के सभी वाष्पीकरण, तापमान और लवणता और पानी का घनत्व और वायु दाब, ये सभी कहीं ना कहीं महासागरीय जलधारा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आपके मन में एक नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, ये महासागरों में गति, महासागरों में जो गति, महासागर या सागरों में, महासागर या सागरों में जो गति होती है, ऐसे लिखिए, महासागरों में जो गति होती है वो 3 तरह से गति हमें देखने को मिलती है। एक जलधारा के रूप में गति होती है, एक ज्वार भाटा के रूप में गति होती है,
और एक महासागरीय तरंगों के रूप में गति होती है। 3 तरह से हमें महासागरों में संचलन या महासागरों में गति देखने को मिलती है। अब सोचने वाली बात है कि महासागरीय जो जलधारा है ये उत्पन्न कैसे होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें ढाल बनता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक तरफ हमने ढेर सारा पानी रख दिया और एक तरफ नहीं रखा, और हमने कहा कि ज्यादा और कम की तरफ एक ढाल बन गया, तो ज्यादा से पानी, जहां ज्यादा पानी है, कम पानी की तरफ संचलन करने लगेगी। इसका मतलब कि ऐसे में जलधारा उत्पन्न होगी। अब आपने देखा होगा कि अक्सर करके हम एक शब्द यूज करते हैं कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कभी आपने सोचा है कि हम समुद्र तल से ही क्यों मापते हैं? जैसे आपने यहां पर देखा, आखिर ये समुद्र तल होता क्या है? समुद्र तल पूरे पृथ्वी के उस पर सबसे स्थिर भाग होता है, यही समुद्र तल है। ये ना कभी ऊंचा होता है ना कभी नीचा होता है ना। जो सी फ्लोर है यही सबसे स्थिर भाग माना जाता है। अब आपके मन में आएगा मतलब कि, तो देखो समझो इस बात को, कहीं पर लवणता अगर अधिक है पानी का, तो लवणता अधिक होने का मतलब क्या है? लवणता अधिक है तो इसका मतलब कि उस पानी में नमक ज्यादा होगा। नमक ज्यादा होने का मतलब है कि उस पानी में घनत्व ज्यादा होगा। तो सपोज दैट मैंने कहा कि यहाँ पे जो पानी है यहाँ लवणता कम है, तो इसका मतलब कि नमक कम होगा। लवणता कम का मतलब घनत्व कम है, घनत्व कम होगा। अब जब घनत्व कम है लेकिन यहाँ पर लवणता अधिक है, लवणता अधिक है, यानी कि घनत्व नमक ज्यादा है, इसका मतलब कि पानी का घनत्व अधिक है, तो इसका मतलब कि ये नीचे की ओर होगा। क्या होगा? ये पानी नीचे की ओर, क्योंकि कोई भी पानी अगर भारी है तो उसका तल नीचे दबेगा, है ना। पानी यहाँ नीचे दबेगा और ये कम घनत्व का है तो पानी ऊपर रहेगा। तो अब आप कहोगे मैम हमें महासागर और सागरों में गड्ढा थोड़ी दिखता है कि कहीं पानी नीचे रहे कहीं ऊपर रहे। तो इसका मतलब कि इधर ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसका मतलब कि इसको बराबर करने के लिए ये क्या होती है, जलधाराएं एक ढाल बन जाता है और ये पानी इधर चली जाती है, यानी पानी में मूवमेंट हो जाता है, जलधारा उत्पन्न हो जाती है। कभी आपने बाल्टी के 1 मग्गा पानी निकाला होगा तो पानी में गड्ढा तो हो नहीं जाता, आसपास के जितने पानी है उस जगह को भरने के लिए चल देते हैं, यानी पानी में गति उत्पन्न हो जाती है। यदि कहीं पर क्या है स्टूडेंट्स, तो कहीं पर वायु दाब अधिक है, पानी पर वायु दाब अधिक होने का मतलब पानी को नीचे दबाएगा, और कहीं वायु दाब कम है तो पानी ऊपर रहेगा, तो यानी नीचे ऊपर दोनों में ढाल हो गया, जलधाराएं उत्पन्न हो गई। तो इस तरीके से तापमान में अंतर के कारण, वाष्पीकरण में अंतर के कारण, पानी के घनत्व में अंतर के कारण, वायुदाब में अंतर के कारण एक ढाल बन जाता है, उसी ढाल के सहारे जलधारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये ऐसे में जलधारा उत्पन्न, इसीलिए सबसे कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो अगर हम स्थल मंडल में देखें तो कहीं पर्वत, पठार, ऊंचा वृक्ष आकृति आपको दिखने को मिलेगी, लेकिन जो सी फ्लोर हो, मतलब सी जो सरफेस होता है, पानी का ऊपर का जो तल होता है, पानी के ऊपर का तल, ये स्थिर होता है, क्योंकि इसमें कहीं गड्ढा और ऊपर नहीं होता। अगर कहीं पानी नीचे दबेगा और पानी ऊपर रहेगा तो जलधाराएं क्या करती हैं, उसको बराबर रखती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जलधारा में एक चीज और हमें देखना होता है, और वो क्या है, तो जो जलधारा है और स्टूडेंट्स, ये 2 तरीके का हमें देखने को मिलता है, एक गर्म और एक ठंडा। अब आप कहोगे मैम गर्म और ठंडा, तो भाई जैसे अक्षांश से किसी जलधारा की उत्पत्ति होती है, पानी की प्रकृति भी तो वैसी ही होगी। यदि विषुवत रेखा से पानी ध्रुवों की ओर जाएगा तो इसका मतलब कि विषुवत रेखा से गर्म पानी ही तो ध्रुवों की ओर जाएगा, तो ये गर्म जलधारा हो गई। अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर अगर कोई जलधारा आ रही है, यानी पानी आ रहा है, तो वो ठंडे उच्च अक्षांशों से आ रहा है, इसका मतलब कि वो ठंडी जलधारा हो गई। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि गर्म जलधारा इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से पोल्स की ओर यानी कि ध्रुवों की ओर जाती है।
ध्रुवों की ओर जाती है, जबकि ठंडी जलधारा ध्रुवों से, है ना, ध्रुवों से, है ना, भूमध्य रेखा की ओर आती है, भूमध्य रेखा की ओर आती है, ये ध्यान रखिए, भूमध्य रेखा की ओर आती है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अब आते हैं, अब हमें जो जलधारा पढ़नी है वो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की पढ़नी है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो जलधारा है वो दो पार्ट में बांटोगे। क्या, कैसे? तो देखो, एक है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, और एक है दक्षिण अटलांटिक महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा। अब देखो, अब दोनों तरफ गर्म और ठंडी दोनों होगी। तो इधर अगर हमने देखा तो इधर गर्म की लिस्ट बनाइए और इधर, है ना, ठंडी जलधारा की लिस्ट बनाइए। रुकिए, इधर ठंडी जलधारा की लिस्ट बनाइए अटलांटिक महासागर की। गर्म जलधारा में एंटलीज की जलधारा, एंटलीज की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, और आपका क्या है तो नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा। अब आइए ठंडी जलधारा में हम आएंगे लेब्राडोर की जलधारा, और आपका जो है किनारी की जलधारा। यहां पे देखिए, अब हम एक एक करके आपको बताएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें विषुवत रेखा को देखना है। आइए, ये आपकी क्या है, विषुवत रेखा है। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे खींचना शुरू करिए। गर्म जलधारा, गर्म जलधारा में पहला है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। तो यहाँ पे उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये भी आपकी क्या है तो गर्म जलधारा। जैसे ही ये तटों से टकराई, एक पानी की शाखा इधर, एक पानी की शाखा इधर, और ये फ्लोरिडा की जलधारा है जो फ्लोरिडा के तट से बहती है। और ये एंटलीज की जलधारा, एंटलीज और फ्लोरिडा दोनों मिले तो आगे बढ़ा, और ये क्या है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम की जलधारा, गल्फ ऑफ स्ट्रीम की जलधारा। ऐसा करते हैं ना, रुक जाओ, इसको हम यहां लिख देते हैं, गल्फ ऑफ, ऐसे लिखो, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, है ना। अब यहां से आई लेब्राडोर की जलधारा, और कनाडा के पास आप देखो लेब्राडोर की जलधारा। अब दोनों यहाँ गर्म पानी और ठंडा पानी, ये गर्म जलधारा है जो विषुवत से ध्रुवों की ओर जा रहा है। लाल कलम का इस्तेमाल हम गर्म जलधारा के लिए कर रहे हैं, और ब्लू कलर का इस्तेमाल हम ठंडी जलधारा के लिए कर रहे हैं। तो लेब्राडोर की जलधारा ये ठंडी। अब गर्म और ठंडा पानी आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में, जो कि हमारे मुंह से भाप जो निकलता है अचानक से क्यों निकलता है, क्योंकि हमारे मुंह से गर्म हवा होती है और बाहर ठंडा, ठंडा और गर्म मिलके धुंध छा जाता है। और यहाँ पे पानी का तालमेल ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे प्लैंकटन्स विकसित हो जाते हैं। फिर प्लैंकटन के बाद जू प्लैंकटन, मछलियों का खाना यहाँ पे विकसित हो जाता है। इसीलिए इस जगह यह मत्स्य क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इस क्षेत्र को हम ग्रांड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रांड बैंक के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब यही से पछुआ पवन प्रवाह पानी को इधर लेके गई, किधर लेके गई तो पश्चिम से पूरब की ओर ढकेल दी। और ये क्या है? ये पछुआ पवन प्रवाह है। इसे क्या बोलेंगे? पछुआ पवन प्रवाह, या फिर हम इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहेंगे, है ना। और यही पानी यहां पर जाके नॉर्वेजियन की जलधारा, ये क्या कहलाएगी? नॉर्वे की जलधारा के नाम से जाएगी।
तो पछुआ पवन का प्रवाह का काम यही है कि वो ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो मिली है इस पानी को सीधे कहाँ लेके जाती है, यूरोप के पश्चिमी तट यानी कि अपने पूरब की ओर लेके चली जाती है। फिर यहीं से आप यहाँ पर देखोगे तो चूंकि या और ये आपकी क्या है, किनारे की जलधारा है जो कि तुलनात्मक रूप से ठंडी जलधारा है। तो ये ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक रूप से ठंडी जलधारा है। तो ये है बच्चों, और हमेशा उत्तरी गोलार्ध में जो जलधारा चलती है वो कैसे चलती है, घड़ी की सुई की दिशा में चलती है, ऐसे चलती है, घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। अब देखो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, अब हम लोग दक्षिणी अटलांटिक में देखेंगे। तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, और ये यहां से गई तो ये ब्राजील की जलधारा कहलाई, ब्राजील की जलधारा, और ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है। अब यहीं से एक ठंडी फॉकलैंड द्वीप है और उसी के पास से यहाँ पे फॉकलैंड की जलधारा आई, फॉकलैंड की जलधारा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या है ना कि एक दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, पछुआ प्रवाह चलता है। ये इस तरीके से पूरे दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूरब की ओर ये चलता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर चलता है जिसे हम दक्षिणी पछुआ प्रवाह कहते हैं, है ना, पछुआ प्रवाह के नाम से जानते हैं। अब देखो, तो इसको हम क्या कहेंगे, या तो दक्षिण पछुआ प्रवाह कहिए या दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह करिए। ये ठंडी जलधारा है, तो दक्षिणी पछुआ प्रवाह या दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये पानी गया और ये फॉकलैंड की जलधारा, और यहीं से एक जलधारा इधर मुड़ गई जिसे बेगुला की जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेगुला की जलधारा कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने घड़ी की सुई की विपरीत, ऐसे विपरीत दिशा में चलता है। यहीं पर शांत क्षेत्र होता है जो कि यहाँ जड़ विहीन एक घास आ जाती है जिसे सरगैसो कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सरगैसो सागर है। तो आइए यहाँ पे अब हम ठंडी और दक्षिणी में हम गर्म जलधारा में देखेंगे। तो एक तो है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है शॉर्टकट में, और एक ब्राजील की जलधारा है, ब्राजील की जलधारा देख लीजिएगा। ठंडी जलधारा में हम फॉकलैंड की जलधारा देखेंगे, फॉकलैंड की जलधारा, और दक्षिणी पछुआ प्रवाह, दक्षिणी पछुआ प्रवाह देखेंगे, और फिर एक है बेगुला की जलधारा, बेगुला की जलधारा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे आप देखोगे तो ये आपकी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रशांत महासागर की जलधारा। ये सोचने वाली बात है कि प्रशांत महासागर में भी सबसे पहला काम आपको, है ना, विषुवत रेखा वाला काम करना है, यानी कि ये पहले आपको विषुवत रेखा की लाइन यहां पर खींचनी है। और इसमें भी सबसे पहले जो जलधारा चलती है वो उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये देख लीजिएगा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, और ये है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। नाम देखें तो आइए इसका लिखेंगे उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो कि गर्म है, ये गर्म है, और ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जो कि गर्म है। तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा। अब यही जलधारा आगे जाकर के इस तरह टकराई तो इसे क्या कहा गया, आप बताओ। तो इसे क्यूरोशियो की जलधारा कहा गया। स्टूडेंट्स, क्या कहा गया, तो आप सीधे कहोगे क्यूरोशियो की जलधारा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्यूरोशियो की जलधारा, इधर जापान की जलधारा, तो आप ऐसे लिखो क्यूरोशियो की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा जो कि गर्म जलधारा है। लाल कलम से नहीं बना रहे हैं कि आपको फिर दिखाई नहीं देगा। और इधर से जो जलधारा आई ये ठंडी जलधारा है, और इसको क्या कहेंगे, ओयोशियो की जलधारा, ओयोशियो की जलधारा, ओयोशियो की जलधारा, ऐसे लिखो ओयोशियो की जलधारा। क्यूराइल जलधारा ये ठंडी जलधारा है, दोनों आपस में मिले तो यहाँ पे भी मत्स्य क्षेत्र होगा। तो ओयोशियो की जलधारा ठंडी जलधारा है और क्यूरोशियो की जलधारा गर्म जलधारा है। अब इसी क्यूरोशियो के पानी को उत्तरी पछुआ प्रवाह,
है ना, उत्तरी पछुआ प्रवाह जो कि गर्म जलधारा है इसको लेके गया और यहां अलास्का की जलधारा कहलाई। अलास्का की जलधारा ये भी गर्म जलधारा। फिर यहीं से एक जलधारा यहां मुड़ी तो ये कैलिफोर्निया की जलधारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा है। और कैलिफोर्निया की जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है और अलास्का की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा। तो अब आइए प्रशांत महासागर में अगर हम गर्म जलधारा को देखें तो सबसे पहले उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवतीय जलधारा, पूरा लिख लीजिएगा। फिर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा दक्षिण गोलार्ध में या दक्षिणी प्रशांत में। फिर एक है क्यूरोशियो की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। फिर अलास्का की जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। तो ये गर्म है बच्चों। अब ठंडी गर्म में एक और है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। अब आप कहोगे मैम ये कौन सी जलधारा है, अभी हम बताते हैं। और एक यहां पर देखोगे तो अब आओ ठंडी जलधारा पर हम लोग अब आएंगे। ठंडी जलधारा में सबसे पहले ऊपर की ओर है ओयोशियो की जलधारा, ओयोशियो की जलधारा। फिर कैलिफोर्निया की जलधारा और फिर अंत में यहां पे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। ये सब आपकी क्या है, ठंडी जलधारा। अब आइए तो जब आपने देखा कि यहां दक्षिणी विषुवतीय जलधारा चल रही है तो यहीं से एक पानी नीचे मुड़ जाता है। क्या मुड़ जाता है, एक पानी नीचे मुड़ जाता है और ऑस्ट्रेलिया के पूरब तट पे बहता है। और बाकी तो आप जानते हो कि दक्षिणी पछुआ प्रवाह पूरे के पूरे नीचे की तरफ पश्चिम से, है ना, पूरब की ओर चलता रहता है। तो ये क्या है, तो ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, ध्यान रखिएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। अरे यहाँ पे ना गलत लिख दिया है, ये पश्चिम नहीं होता, पश्चिम तो ठंडी हो जाएगा। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पूरब तट पर चलती है और ये एक गर्म जलधारा है ना, एक गर्म जलधारा है जो यहां से टकरा के फिर ये आपकी पेरू की ये ठंडी जलधारा है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी क्या है, ठंडी जलधारा, जिसे हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, पेरू की जलधारा। अब पूरी कहानी समझिए। ये है उत्तरी विषुवतीय जलधारा तटों से टकरा करके क्यूरोशियो की जलधारा। क्यूरोशियो की जलधारा को हम काली जलधारा या इसकी तुलना हम गल्फ ऑफ स्ट्रीम से करते हैं। फिर यहाँ ओयोशियो की जलधारा, फिर उत्तरी पछुआ प्रवाह पानी को इधर लेके जाएगा, अलास्का की जलधारा। फिर पानी यहाँ कैलिफोर्निया की जलधारा, ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो किस तरह से बना, ऐसे बना है ना, घड़ी की सुई की दिशा में। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और ये दक्षिणी पछुआ प्रवाह चल ही रहा है। फिर आगे चल के ये पेरू की या हम्बोल्ट की जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है। और ये कैसे चला स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे चला, ऐसे चला, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो ये तो था आपका ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब आते हैं हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा में अगर हम आते हैं तो गर्म जलधारा यहाँ पे आप देखोगे और यहाँ ठंडी जलधारा देखोगे, ठंडी जलधारा। अब गर्म जलधारा में आप सीधे देखोगे तो पहला है दक्षिण विषुवतीय जलधारा, क्योंकि उत्तरी विषुवतीय जलधारा में मानसून का प्रभाव रहता है। और फिर क्या है आपका दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के बाद मोजाम्बिक की जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। और फिर है मेडागास्कर की जलधारा। आगे चल करके यही जलधारा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो अगुल्हास जलधारा। आइए, तो ये तो था गर्म जलधारा। ठंडी में बस एक ही जलधारा है और वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा।
और यही एक ठंडी जलधारा है, जलधारा। अब आइए इसी को मैप में बनाते हैं। जब ये तो आप जानते ही हो कि ये आपका विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है। आइए, तो ये है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा और यहां से पानी दो भागों में बट गया। इसे मेडागास्कर की जलधारा कहते हैं, जलधारा। और इधर वाला आपका मोजाम्बिक चैनल से यानी मोजाम्बिक की जलधारा, दोनों मिले अगुल्हास जलधारा। और आपको भी पता है कि इधर से एक ठंडी जलधारा लगातार दक्षिणी पछुआ प्रवाह के रूप में चली रही है। और फिर ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन। और यही देखो, जहां जहां पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा देखेंगे वहां वहां मरुस्थलों के बनने का प्रभाव देखेंगे। जैसे ये बेगुला की जलधारा है, ये पेरू की जलधारा है। पेरू के यहाँ अटाकमा मरुस्थल देखने को मिलता है। यहाँ कैलिफोर्निया की जलधारा है तो मोहावे मरुस्थल है ना, मोहावे मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, चिहुआहुआन मरुस्थल। यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, क्योंकि यहाँ बेगुला की जलधारा है। और यहाँ किनारी की जलधारा है और साथ ही साथ ये क्षेत्र पूरा उपोष्ण कटिबंध में है, तो यहाँ हवाएं बैठती हैं, यहाँ का मौसम शुष्क होता है, तो यहाँ सहारा मरुस्थल। तो आप यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के कारण ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है वो प्यासी भूमि का देश है। इधर ही ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तनामी मरुस्थल है ना, और बहुत सारे आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो आपका यहीं पर ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ठंडी जलधारा के प्रभाव से ही हमें उसके बगल में जगह जगह पे मौसम शुष्क हो जाने से हमें क्या देखने को मिलता है, तो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तभी चीजें क्लियर है। तो मैंने बहुत ये कोशिश की है स्टूडेंट्स कि एक छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से जलधारा को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं। यदि कोई मन में आपको लगेगा डाउट तो आप एक बार जरूर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।